नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। आशा है कि आपने दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई और हमने एक वीडियो में जो 5 स्टॉक शेयर किए और धनतेरस पे 2 किए और छोटी दीपावली पे 1 किया, उन पे आपने नज़र डाली होगी और अगर आपको वो ठीक लगे होंगे तो आपने उचित पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में बनाई होगी। तो चलिए, ये स्टॉक ऑफ द वीक है और इस आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेस्ट कांतो सिलेंडर, EKC। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं चार्ट के ऊपर और फिर आते हैं इसके बिजनेस और बाकी डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक लंबा ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो खैर, आइए अब देखते हैं थोड़ा सा कि EKC क्या है, क्या करते हैं और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट पे आते हैं। तो EKC आप देख रहे होंगे कि ये आप कह सकते हैं कि 75 के अराउंड में इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, ऑलमोस्ट 10 साल का। तो 10 साल का ब्रेकआउट हुआ था 75 के राउंड में और वहाँ से आप कह सकते हैं कि तुरंत 1 महीने लगा होगा इसको और वहाँ से स्टॉक डबल हो गया। हाई बनाया उसने 160 के राउंड में, 162, और उसके बाद से करेक्शन आया स्टॉक में और वापस से अभी ये अच्छा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके नाम से, भाई सिलेंडर इनके नाम में लगा हुआ है। सो दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग सिलेंडर्स फॉर वेरियस यूज़। तो अब ये आप कह सकते हैं कि क्लीन एनर्जी की स्टोरी है ये कंपनी। वैसे ये हमारे लिए कोई नया स्टॉक नहीं है, ये हमने पहले भी बात की है इस स्टॉक की प्रो में ख़ास तौर से। तो आइए देखते हैं वो जो पोस्ट हमने लिखी थी उसमें जो डिटेल्स हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे फर्दर EKC की। तो ये शायद फरवरी में हमने डिस्कस किया था, ये देखिए फरवरी आखिरी में 10 साल का ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए, जब जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है कई वर्षों बाद, तो आप एक बात समझ लीजिए कि उसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और जो प्राइस है अभी वो कैचअप नहीं कर पाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें अभी सरप्राइज एलिमेंट बाकी है। तो उस सरप्राइज एलिमेंट की वजह से क्या होता है कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स होते हैं, दे डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। आपको लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ शायद प्राइस डिन है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 महीने 1 साल बाद स्टॉक ने इतना अच्छा किया होगा और फिर नंबर्स भी वो चीज़ को कोरोबरेट करेंगे। लेकिन जब तक वो करेंगे, आप उस चीज़ का अगर इंतज़ार करेंगे तो वो देर हो जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हमने टिप्स में किया था, टिप्स ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद गोल्डियम में किया था। कई स्टॉक हैं जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, रामा फॉस्फेट, जिन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। तब ये मार्केट कैप 900 करोड़ होता था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, 1400-1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तब प्राइस 80 होता था, अभी जो 127 रुपये के आसपास में है। देखिए, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सिलेंडर बनाने हैं तो कितने टाइप, बहुत चीज़ें हैं। जैसे आप देखिए, CNG के लिए जो स्टील वाला सिलेंडर चाहिए, इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए जो सिलेंडर चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर चाहिए, फायर सप्रेशन सिस्टम में जो सिलेंडर लगता है वो चाहिए, मेडिकल ग्रेड जो ऑक्सीजन है, जो बाकी गैसेस यूज़ होती हैं वो कम मात्रा में होती है जनरली, बट उसके एप्लीकेशन के लिए जो आपको चाहिए स्टोरेज सिलेंडर, उसमें वो चाहिए, हाइड्रोजन सिलेंडर, ब्रीदिंग एयर सिलेंडर, एल्युमिनियम सिलेंडर, सिलेंडर। जंबो सिलेंडर आपने देखा होगा कई बार नेशनल हाईवेज़ वगैरह में, वो जो बड़ी गाड़ी में बड़े साइज के सिलेंडर होते हैं उनको आप बोलते हैं जंबो सिलेंडर, और कॉम्पोजिट सिलेंडर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें ये करते हैं। तो आप देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये हाइड्रोजन सिलेंडर है, मेडिकल वाला सिलेंडर है और ये CNG वाला सिलेंडर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, अभी हम आके बात करेंगे। तो आप एक और चीज़ देखिए कि ये जो बिजनेस है 90% कैपेसिटी पे रन हो रहा है। तो मतलब अगर वो 100 यूनिट बना सकते हैं सिलेंडर की, तो वो ऑलरेडी 90 बना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेस नहीं है अब
ग्रोथ लाने का, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है कि सप्लाई करना मुश्किल पड़ रहा है कंपनी के लिए, तो आप ये कह सकते हैं। तो अब ये कौन से बिजनेसेस इंडस्ट्रीज़ को, सेक्टर्स को केटर करते हैं? तो एरोस्पेस हो गया, केमिकल प्रोसेसिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हुआ, फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, मेडिसिन, न्यूक्लियर एंड पावर प्रोपल्सन सिस्टम्स। CNG सिटी गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी, तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो 100 से शहरों के लिए कुछ स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में 2021 के फरवरी में, तो आपने वो देखा तो उसमें भी वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स ही हैं सिटी में, तो वो सब चीज़ों के लिए तो आप ये कह सकते हैं। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दो हैं भारत में, एक महाराष्ट्र में है, दूसरी गुजरात में, और दो भारत के बाहर हैं, एक उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और दूसरी दुबई में है। अब अगर आप नंबर्स देखेंगे सेल्स वगैरह, तो ऑलमोस्ट 2/3 जो बिजनेस है सेल्स के हिसाब से देखें तो वो इंडिया से आता है, बाकी 1/3 आउटसाइड इंडिया से आता है। 1/3 से थोड़ा ज़्यादा 35% के करीब कह सकते हैं आप। उसमें ब्रॉडली वो आता है USA से, हंगरी से और UAE और उस साइड से, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इंडिया में हाई प्रेशर सिलेंडर्स की जो मार्केट है उसमें 50% मार्केट शेयर है, तो आप कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट लीडरशिप पोजीशन रखते हैं इंडियन मार्केट में हाई प्रेशर सिलेंडर्स में, ठीक है। और दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है ये हाई प्रेशर सिलेंडर की मार्केट में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि ये गैस बेस्ड इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है। दुनिया में ये बात चल रही है कि भाई जो इकोनॉमी है वो गैस बेस्ड करेंगे, कोल से लेके इधर लेके आएंगे तो शायद थोड़ा हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, प्लस जो क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट है उसमें भी थोड़ी सहायता मिल सकती है। तो ये फोकस रहा है भारत की सरकार, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, उनका भी यही फोकस है। और मैक्रो सिनारियो जो इंडस्ट्री का इम्प्रूव हो रहा है, इकोनॉमी का जो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी वजह से भी बिजनेस को टेल विंड है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो बड़े टाइट हैं, क्योंकि आप देखिए उसको टेस्टिंग क्लियरेंस देना वो कई लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मैटर हो सकता है। आप देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब चीज़ें आप लगा रहे हैं, सब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये एज अ बैरियर काम करता है। कोई ये नहीं है कि कल आके कोई नया बिजनेस खड़ा कर दे। आप ये देखिए, ये जो अभी हमने सिलेंडर्स के टाइप की बात की है उनका आप इमेज में देख सकते हैं, CNG स्टील सिलेंडर्स, मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स फॉर हाइड्रोजन गैसेस, तो ये सब चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, बॉडी, जंबो सिलेंडर्स, ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ब्रीदिंग एयर सिलेंडर्स एंड टाइप 4 कॉम्पोजिट सिलेंडर्स। तो आप देखिए जो हमारे प्रो मेंबर्स हैं उनको ऐसे ब्लॉग हम लिखते रहते हैं समय समय पे, कुछ नया दिखता है, कोई थीम दिखती है उभरती हुई, तो वो डिस्कशन हमारा चलता रहता है, ताकि उनको उनके पोर्टफोलियो में जो डिसीजन लेना है, उनकी जो समझ है मार्केट की, इकॉनमी की, बिजनेसेस की, स्टॉक्स की, वो थोड़ी बेहतर हो जाए पहले से, और रिटर्न थोड़े पीसफुल हो लेकिन पहले से ज़्यादा। तो इसके लिए हम ये सब करते। खैर अभी ये सब बाकी देखने की ज़रूरत है नहीं है सच। आप देखेंगे तो ये कंपनी, ये देखिए 35% रेवेन्यू जो है आउटसाइड इंडिया से आता है, बाकी जो है इंडिया से आता है। इसमें 150 से ज़्यादा क्लाइंट हैं इनके डाइवर्स वर्टिकल से। आप देखेंगे तो कंपनियां कैसी हैं जो इनकी क्लाइंट है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हुंडई, टोयोटा, BOC इंडिया, प्रेक्सियर, महानगर गैस, अदानी टोटल गैस, ये सब इनके जो है क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये सब सिलेंडर का यूज़ करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है प्ले है राइजिंग गैस पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्लीन एनर्जी का ये प्रॉक्सी प्ले है। तो तब हमने ये बताया था कि भाई ये जो रेंज है वो 70 से 80 रुपये के आसपास में आपको एक्यूमुलेट करना है। 64 रुपये का स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस अब 80 से देखेंगे तो 64 डीप दिखता है, लेकिन वो रेंज इसीलिए थी। खैर अब आ जाते हैं वापस से, थोड़ा अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये हमने बात की थी फरवरी में, ठीक है। अब फरवरी में जब हमने बात की तो ठीक है, फरवरी में हमने यहाँ कहीं बात की थी आखिरी हफ्ते में, 22 फरवरी वाले वीक में। उसके बाद इसने मौका दिया, इसने खूब मौका दिया कि आप जो है एक्यूमुलेट करिए, और फिर उसके बाद हम शायद मौका बहुत अच्छा करेंगे। तो आप देखिए ये लो बनाया है 67 के अराउंड इसने लो बनाया हमारे कवरेज के बाद। यहाँ कहीं हमने इसको कवर किया था 80 रुपीज़ पे, और उसके बाद उसने 67 का लो बनाया। हमारा स्टॉप लॉस था 64 का यहाँ पे,
ये स्टॉप लॉस था, कभी नहीं गया वहाँ पे। और फिर अगले 15 दिन में एक बार ये अप्रैल में जब ये सेकेंड वेव थी कोरोना की, उस दौरान स्टॉक ने बहुत अच्छा किया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ऐसा ही होता है, आपको जो है पोजीशन करना होता है अच्छे स्टॉक्स में, थीम्स में, और फिर आप वेट करते हैं कि स्टॉक कब अच्छा करे। अब देखिए, अब ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे खरीद लिया उसको, नहीं नहीं, एकदम ऐसा एकदम नहीं करना है। यहाँ पे खरीदोगे आप तो आपको फिर बहुत दुख झेलना पड़ेगा, प्राइस का भी करेक्शन आएगा, टाइम का भी करेक्शन आएगा, तो उससे तो आपको बच के रहना है। तो अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऐसे पोजीशन है। खैर, अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो ये आप देखिए, आज अपर सर्किट लगाया है, आज रिजल्ट्स आए हैं। तो पहली बार हम किसी वीडियो में रिजल्ट्स आपके सामने एनालाइज करेंगे। आशा है कि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। खैर, अब आते हैं थोड़ा सा, अब ये देखिए चार्ट आपको बड़ा अच्छा दिखेगा कि भाई फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आके इसको थोड़ी सप्लाई आएगी, बट गिवन हाउ थिंग्स आर वी एक्सपेक्ट कि ये सप्लाई ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा स्टॉक और फिर वहाँ से भी अच्छा करेगा। तो आप देखेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में, आप देखिए ये अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है वो काफ़ी ऊपर है, 2008 में जो उसने बनाया है। अगर ये सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, जो कि आशा है कि बिजनेस ऐसे ही मोमेंटम में अच्छा करता रहेगा, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये वापस से पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ दे। तो आइए आते हैं अब थोड़ा सा रिजल्ट्स के बारे में, देखते हैं कि क्या कैसा चल रहा है और उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यस, खैर ये देखिए रिजल्ट्स, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और एनालाइज करते हैं रिजल्ट। तो इन्होंने कुछ बताया है यहाँ पे, कैपेक्स कर रहे हैं 35 करोड़ रुपए का एग्जिस्टिंग प्लांट्स में तारापुर और कांडला में, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनकी 7,17,000 सिलेंडर बनाने की है हर एक साल में। 90% से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है तारापुर और कैसेज में। जो प्रपोज्ड कैपेसिटी एडिशन है वो 4 लाख का है। तो आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% कैपेसिटी जो है ये इंक्रीज कर रहे हो, ऑलमोस्ट 60% के अराउंड कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो, और सारा इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, मतलब लोन नहीं ले रहे हैं, उधार लेके नहीं बिजनेस बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये 100 डिस्ट्रिक्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए काम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था 2021 के बजट में, वो है एक, क्योंकि ये जो है आप कह सकते हैं कि फर्दर एक्सेलरेट करेगा गैस एज अ फ्यूल वाली थीम को। हाइड्रोजन इकॉनमी वाला वो हमने बात की थी अभी कि वो जो 4 मेजर एरिया जो हेल्प करेंगे, तो एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा हाइड्रोजन वाला था, तीसरा आप कह सकते हैं मेडिकल ऑक्सीजन वाला, चौथा इंडस्ट्रियल गैस वाला। तो वो 4 सेक्शन की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, अब ये इनडायरेक्ट है, ये कुछ उतना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये CNG वाला आप कह सकते हैं सेगमेंट को एड करेगा। तो गवर्नमेंट ने 10,000 CNG स्टेशन ओपन करने की बात कही है ग्रीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि शायद ये बिजनेस को मदद करे। तो आप देखें, जब आप बिजनेस एनालाइज करते हैं, नंबर्स देखते हैं, तो उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं भाई, एक स्टैंड अलोन होता है, एक दूसरा कंसोलिडेटेड। अब जो एक कंपनी ऐसी है जिसकी खुद की एक ही कंपनी है और बस उतना ही वही कंपनी बिजनेस करती, जो भी करती, तो उस केस में वही अपने आप में स्टैंड अलोन बिजनेस है। और चूंकि कोई और उनका सब्सिडरी नहीं है, कहीं और कोई उनका जॉइंट वेंचर नहीं है, कहीं कोई और इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए जो कंसोलिडेटेड नंबर्स होंगे वो स्टैंड अलोन की तरीके सेम होंगे। अब लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी कि 2/3 बिजनेस तो इंडिया से आता है, लेकिन 1/3 बाहर से आता है। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन में सब्सिडरी होंगी, हो सकता है कुछ इंडिया में हो, लेकिन आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो शायद ये इंडिया में तो एक ही कंपनी होगी, लेकिन फॉरेन में इनकी सब्सिडरी होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट, ये स्टैंड अलोन नंबर्स हम देख रहे हैं, ये भारत वाले कंपनी के नंबर्स हैं, उसका रिजल्ट है, लेकिन जो फॉरेन वाली सब्सिडरी होंगी वो ऐड कर देंगे आप, तो दोनों मिला के कंसोलिडेटेड नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अब ये देखिए 30 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो गया 19 करोड़ से। तो आप ये कह सकते हैं कि 50% का इंक्रीज़ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड वो भी ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज़ हुआ। तो आप कह सकते हैं कि कुछ खास इफ़िशियंसी वहाँ से तो नहीं आ पाएगी, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट उतना तेज नहीं बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स अब ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय ऑफ हायर कर लोगे क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो ये 640
क्या है ये नंबर्स, लाख में ना, हाँ, तो 6.4 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन जो आपका सेल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंस कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये घट गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा घट गई है। तो ये आप यहाँ से देखेंगे तो 4.77 करोड़ रुपीस थी और अभी जो है 1.67 करोड़ हो गई है। तो आप देखेंगे कि बोरोइंग्स जो है बिजनेस में काफ़ी पहले से घट गई हैं, ठीक है। तो आप देखिए 300 करोड़ की सेल्स हो गई है 200 करोड़ से, और उसमें जो है फाइनेंस कॉस्ट और एम्प्लॉई कॉस्ट की वजह से लेवरेज आपको देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज। आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, ये देखिए, सो 92 आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे नंबर काफ़ी अच्छे हो गए, क्योंकि उतनी तेज़ी से आपका जो है जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ा। तो उसकी वजह से सेल्स का डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है बॉटम लाइन पे। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपको दिखाएगा कि आपके बिजनेस ने बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा देखिए, ये जो नंबर्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये कंसोलिडेटेड नंबर है और अभी जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो स्टैंड अलोन नंबर है, ठीक है। तो वो इसलिए मैच नहीं कर रहा, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैट बढ़ गया, लेकिन ये स्टैंड अलोन नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए पीपीई लगभग उतना ही है, थोड़ा घट गया, वो डिप्रिसिएशन की वजह से होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ है, चल रहा है, तो मोरलेस इसमें कुछ बदला नहीं है। अभी बदला क्या है वो देखते हैं। इन्वेंट्री स्लाइटली बढ़ गई हैं, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब जो पैसे हमारे उधार हैं, हमने सामान दे दिया, पैसा भी नहीं मिला, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी बोरोइंग्स। आप देखिए बोरोइंग्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन सब्सिडरीज़ हैं उनमें बोरोइंग्स घटी होगी, इसलिए स्टैंड अलोन पे वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे तो अभी हमको दिखेगा। अच्छा, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ थी। खैर, करंट लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो बोरोइंग्स काफ़ी कम हो गई है पहले से। आप देखिए तो इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इंडिया के बिजनेस में भी इन्होंने जो करंट लाइबिलिटीज़ थी वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो घट गए, ठीक है। CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत अच्छा हो गया। तो आप देखिए कम से कम लगभग 2.5 गुना हो गया। तो बहुत अच्छा CFO कैश फ्लो, जो कैश जनरेट हो रहा है बिजनेस से, वो काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, उसी का इम्पैक्ट है कि वो शॉर्ट टर्म लोन्स जो है घट गए हैं बिजनेस के, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में जाना है तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं जो यहाँ पे नंबर्स में कुछ इधर उधर आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, इट डजंट मेक सेंस, तो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ना चाहिए जो बाद में होता है। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस बेसिस पे क्या चीज़ को आपको कैसे देखना है। खैर, अब आते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स पे, क्योंकि चूंकि इसमें सब्सिडरीज हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स में आप देखेंगे तो 421 करोड़ का सेल्स हो गया 245 करोड़ से। तो ये बहुत अच्छी सेल्स में ग्रोथ रही है। और अब देखते हैं कि एक्सपेंसेस क्या उतनी तेज़ी से ग्रो किए हैं, नहीं। तो आप देखेंगे कि जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो जो है बहुत अच्छा हो गया, मोर देन डबल हो गया। देखिए 46 करोड़ से 102 करोड़ पहुंच गया है करीब। अब अगर आप देखेंगे तो ये पैट में चलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ये आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा हो गया। उसकी वजह वही है क्योंकि जितनी तेज़ी सेल्स बढ़ रही है उतनी तेज़ी से बाकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही। अर्निंग पर शेयर आप देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2.63 रुपीज़ था। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो है वो बदल के 6.28 रुपीज़ हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो 2.58 दिखा रहे हैं वो कई बार होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि एग्जैक्टली वो कैसे कैलकुलेट कर। देखिए ये टोटल ऑपरेशन से काउंट करके देख रहे हैं तो ये 2.58 इसलिए दिखा रहा है। ये देखिए, तो दो टाइप का ऑपरेशन होता है ना बिजनेस में, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक डिसकंटिन्यूड। तो वो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल ऑपरेशन से मिल जाएगा। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो वो घट गया था, अभी इस बार पॉजिटिव है तो वो बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि बेस से 2.6 जाएगा और जो ऐड होगा वो 6.3 ऐड होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो जो है
3.7 रुपीज़ ज़्यादा जनरेट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग पर शेयर में। तो आप देखिए 13.65 तो ऑलमोस्ट पहले से ही था। अब इसमें अगर आप 3 रुपये 70 पैसे और जोड़ देंगे तो 13×3 = 16 और 7×6 = 13, ठीक है, 17 रुपये 30 पैसे हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अब 17 रुपये 30 पैसे हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो अभी जो इनका कॉस्ट जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 133 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब 133 डिवाइडेड बाई 17 रुपये 30 पैसे, राइट। तो अब ये तो यहाँ से पीई आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, राइट। तो ये इम्पैक्ट आपको ऐसे देखने होते हैं कि भाई जब नीचे से बेस वाले क्वार्टर निकलेंगे, पहले वाले कम लो बेस वाले हाई बेस वाले नंबर्स आएगा ईपीएस का, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए ऑलरेडी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट सेल्स और वो सब पोस्ट किया था जून में, और सितंबर के क्वार्टर ने उन रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है। तो आपको ऐसे देखना है कि चीज़ें बहुत ही अच्छी हो गई। देखिए आप यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे 400 करोड़ रुपए इन्होंने कभी नहीं क्रॉस किया था, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कभी नहीं पोस्ट किया था, लेकिन किया ना इस बार, इस क्वार्टर में इन्होंने किया। अब देखिए जो आप वैसे देखेंगे टोटल तो टोटल आपको वैसा नहीं दिखेगा कि बहुत मतलब 100 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो आप उसको ऐसा नहीं कंपेयर करना है कि ये, क्योंकि आप जो ये यहाँ पे नंबर देख रहे हैं ना वो पैट है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी। तो ये जो 97 था वहाँ से वो, ठीक है, 102 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कुछ चेंज हुआ है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। इन्वेंट्रीज आप देखेंगे थोड़ी बढ़ गई हैं, बिजनेस का साइज़ बढ़ता है थोड़ा इन्वेंट्री बढ़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े बढ़ गए हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स का जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। तो ट्रेड पेएबल्स आप देखेंगे तो ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बोरोइंग्स जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ उतनी ही हैं, लेकिन जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो मतलब आप टोटल अगर लोन देखेंगे तो पहले से काफ़ी कम हो गए। तो ये जो करीब 55-56 करोड़ रुपए हैं वो लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन जो इनका शॉर्ट टर्म लोन था करीब 146 करोड़ का, वो जो है सिर्फ 75 करोड़ का बचा है। तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ का लोन इन्होंने पे कर दिया है, उसकी ज़रूरत इनको अब नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखते हैं तो 3x हो गया, 61 करोड़ से 199 करोड़ हो गया, तो 3x हो गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर आप एक शब्द में बोलना चाहें कि ये रिज़ल्ट कैसा है, तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि ये रिज़ल्ट बम्पर है। EKC लास्ट में बिफोर वी लीव टुडे विल जस्ट से दैट यू नो द स्टॉक इज़ लुकिंग ग्रेट। और जो आपको स्टॉप लॉस रखना है आप रख सकते हैं। वैसे अब तो ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए ये 110 रुपये के आसपास में, लेकिन अगर ये आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे लगता है तो यू कैन टेक 15% एंड monitor how it behaves near 162, and once it deals with that convincingly, तो उसके बाद आप देखेंगे तो फर्दर लेवल जो ओपन होंगे वो काफ़ी ऊपर है, 200-210 के अराउंड में है। और उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक जो है नया ऑल टाइम हाई के लिए प्रस्थान करेगा। आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और रिजल्ट को कैसे एक नज़र में देखना होता है, कैसे आपको CFO, बोरोइंग्स, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे काम करिए, अर्निंग पर शेयर में लो बेस वाला जा रहा है या हाई बेस वाला जा रहा है, और जो आ रहा है वो कैसा है, ये सब आप कैसे रिलेट करें, ये आपने सीखा होगा, समझा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना दूसरों के साथ ना भूलें। धन्यवाद।